हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का जो है आज मैं अगला मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए, कल का जो मॉक टेस्ट था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, लेकिन आज का जो मॉक टेस्ट लिया गया है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है। यानी कि अब आज आपको यहाँ पर चेक करना है। कल वाले में तो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि जिनके नंबर जो है वो 55 से ऊपर थे, यानी कि 58 नंबर, 60 नंबर, इसके अलावा 55 नंबर इस तरह से आए थे। अब आज वाले पेपर में भी आपको चेक करना है कि आज कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो पेपर लिया गया है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम, शायद एक आधे देखने को मिल जाए, नहीं तो आपको यहाँ पर सारे नए क्वेश्चन और अलग तरीके से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना है। बाकी आप सभी को पता है कि जो 10+ फुल मॉक टेस्ट बैच है इसके साथ अब यहाँ पर जो है 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक ऐड कर दी गई है, और आपके लिए यहाँ पर एक कूपन भी अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पर आपको कूपन अप्लाई करना है ASO50, तो आपको ये पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पर फ्री में मिल ही रही हैं। बाकी यहाँ पर न्यू जो है 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक आपकी ऐड हो चुकी है, जो टॉप क्लास यहाँ पर है, यानी कि बहुत ही अच्छे से आप इससे रिवीजन कर पाएंगे और यहाँ पर अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आप सभी लोग जो है एलविक क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से जो है आप गवर्नमेंट एग्जाम वाले ऑप्शन से जाकर जो है इसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं ASO50, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बातें कम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि आपको कॉपी पेन के साथ बैठना है, और जैसे ही पहला क्वेश्चन जैसे ये आ गया तो आपको सीधे पहला क्वेश्चन लिखना है और इसका जो भी विकल्प सही होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जब मैं बताऊंगा तो अगर वही विकल्प आपने लगाया जो मैंने बताया तो उसको सही टिक कर दीजिएगा, अगर आपने दूसरा लगा दिया तो उसे आप गलत टिक कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर टोटल जो है 65 क्वेश्चन में चेक करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आज का पेपर मैंने जो है वो मॉडरेट टू हार्ड लिया है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, कल का थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया था। चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या कह रहा है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो ये परिभाषा जो है वो किसने दी है, तो आप सभी को पता होगा कि सांख्यिकी जो है अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है, तो बॉडिंगटन ने दी है। किसने दी है, बॉडिंगटन ने बताया है कि सांख्यिकी जो है ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अन्वेषक है कि अनुपस्थिति में, यानी कि जो अन्वेषक है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, जब वो अनुपस्थित होता है, यहाँ पर जो प्रश्नावली है उसको मेल के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि उसे मेल किया जाता है। तो इस विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर आंकड़े यानी कि डेटा एकत्र करने के लिए हम लोग प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है मेल किया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब भी आप किसी को मेल करते हैं सूचना लेने के लिए, तो वहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि वहां पर जो है हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट होता है। याद रखिएगा, हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट मतलब यहाँ पर उच्च गैर प्रतिक्रिया दर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने उसको मेल कर दिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपको इसका रिप्लाई ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि वो आपके यहाँ पर प्रश्नावली जो भी आपने क्वेश्चन भेजे हैं उनको यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रेट नहीं करेगा। तो इसकी सबसे बड़ी सीमा यही है यहाँ पर प्रश्नावली की कि यहाँ पर जो है उच्च गैर प्रतिक्रिया दर यानी कि हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स रेट अगर बात की जाए किसकी होती है, तो वो अनुसूची की होती है, क्योंकि अनुसूची में जो अन्वेषक होता है वो स्वयं जाकर जो है यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट होता है उससे सूचना भरता है, उससे सूचना लेकर जो है यहाँ पर फिल करता है, तो वहां पर जो है रिस्पॉन्स रेट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्रश्नावली में रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि स्तरीकृत प्रतिचयन में नेमन के इष्टतम आवंटन का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से तब किया जाता है जब, आप सभी को पता होगा कि स्तरीकृत प्रतिचयन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब स्तर जो होते हैं वो विभिन्न आकार और उनके जो प्रसरण होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्तर जो है विभिन्न आकारों के और विभिन्न प्रसरणों के होते हैं, तब यहाँ पर जो है स्तरीकृत प्रतिचयन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि वह सांख्यिकी सारणी जिसमें डेटा को
समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकरण की जो है 4 विधियां होती हैं, आप सभी को पता है। एक होती है गुणात्मक वर्गीकरण, दूसरा भौगोलिक होता है, तीसरा कालानुक्रमिक होता है, चौथा मात्रात्मक होता है। तो यहाँ पर समय के आधार पर बात हुई है, तो समय के आधार की बात होगी तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी यानी कि कालानुक्रमिक जो है ये सही हो जाएगा। गुणात्मक जो होता है गुणों के आधार पर, यानी कि जैसे कि ईमानदारी हो गई, सुंदरता हो गई, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। भौगोलिक यानी कि स्थान या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। मात्रात्मक यानी कि संख्यात्मक राशियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन जब समय की बात होगी, वर्ष, महीने, दिन, घंटे जब बात होगी, तो वहां पर जो है कालानुक्रमिक वर्गीकरण होता है। कौन सा वर्गीकरण होता है? कालानुक्रमिक जो है वर्गीकरण होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है एक जो है टू वे वर्गीकरण तालिका में कितने प्रकार के जो है सीमांत योग होते हैं? तो आप सभी को पता है कि टेबल जो होती है एक वन वे होती है और एक टू वे। वन वे में जिसमें एक ही विशेषता होती है टेबल में, और टू वे में जो है वो 2 विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के सीमांत योग होंगे, मार्जिनल टूल्स होंगे? तो इसमें जो है आपके 2 प्रकार के यहाँ पर जो है मार्जिनल टूल्स होंगे, ठीक है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि यदि किसी असममित बंटन का माध्य, यहाँ पर मीन आपको दिया गया है 45 और बहुलक यानी कि मोड दिया गया है 48, तो उसकी माध्यिका क्या होगी? यहाँ पर जो है आपका इंपीरियल फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि मोड यानी कि बहुलक बराबर, बहुलक को जेड से लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसमें मान रखिए तो देखिए बहुलक यानी कि मोड का मान आपको दिया गया है 48, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 3, माध्यिका आपको यहाँ पर बतानी है और माइनस में हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर माध्य कितना दिया गया है 45, तो ये हो जाएगा 48। देखिए 45 दूना 90 हो जाएगा और 90 आप इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3m। कुल मिला के इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आएगा 8 और 9 4 कितना हो जाएगा 13, बराबर हो जाएगा 3m। तो अब अगर आप इसको 3 से कैंसिल करें तो ध्यान दीजिए 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा। कुल मिला के m की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 46 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र यूज करना है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि 10 अवलोकनों का माध्य जो है वो 50 है और प्रसरण यहाँ पर दिया गया है 16। यदि प्रत्येक अवलोकन को 3 से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रसरण होता है यानी कि जो वेरिएंस होता है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग होता है, यानी कि मानक विचलन का वर्ग होता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी वेरिएंस यानी कि प्रसरण दिया गया है, अगर उस प्रसरण में किसी संख्या से गुणा किया जाता है, जैसे कि x था, इसमें मैंने a से गुणा कर दिया, तो जो नया वेरिएंस होगा उसमें आपका a स्क्वायर से फिर गुणा हो जाएगा, यानी कि जिस संख्या से गुणा करते हैं उसके वर्ग का गुणा जो है उसके प्रसरण में किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर कितने से गुणा किया गया था? 3 से, तो यहाँ पर जो है फिर आपका 3 का स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, किसमें? वेरिएंस में यानी कि प्रसरण में। तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 गुणे 16 और 16 का गुणा 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144 यानी कि 144 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य की गणना सांख्यिकी रूप से नहीं की जा सकती है यदि डेटा सेट में कोई भी मूल्य, आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई भी मूल्य जो है वो 0 है या फिर निगेटिव है तो फिर वहां पर आप गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब मान ऋणात्मक या शून्य होगा तो गुणोत्तर माध्य उस स्थिति में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का उनके माध्य से माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन कितना होता है? तो देखिए पहले क्या बोला गया? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 2, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10। तो ये यहाँ पर जो है 10 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। इस तरह से जो है यहाँ पर सबसे पहले आप 10 प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे 10 प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या बोला गया है कि उनके माध्य से, तो सबसे पहले अगर मैं इसका माध्य निकाल लूं यानी कि x बार, तो माध्य निकालने के लिए अगर क्रम से संख्या दी गई है तो सीधे आपको पता है फॉर्मूला होता है n+1/2। कुल मिला के यहाँ पर जो है आप 10+1/2 का यूज करेंगे तो ये आएगा 11/2।
2, और 11 को अगर 2 से आप भाग कर देंगे तो 5.5 मिल जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर जो है वो माध्य ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर आपको विचलन ज्ञात करना है, तो विचलन के लिए आपको पता है क्या निकालते हैं आप, x माइनस एक्स बार। ये तो आप सभी को पता है कि x माइनस एक्स बार जो है आप निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं x माइनस एक्स बार निकालूं तो x का मतलब यहाँ पर ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, और जो आपका x बार है वो कितना है आपका दिया गया, वो आपका 5.5 दिया गया है, यानी कि इसकी जगह पर आपको 5.5 जो है इन सभी संख्याओं से घटाना है। और ये याद रखिएगा हमेशा इसका परिमाप यूज करेंगे, यानी कि परिमाण लिया जाएगा, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 1 से 5.5 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 घटा देते हैं जब इससे, तो जब 2 घटाएंगे आप यहाँ पर 5 से तो ये कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3.5, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2.5। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब ध्यान दीजिए 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। फिर इसके बाद 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। इसके बाद 6 से जब 5 घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका, 6 से 5 घटाने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.5, फिर से 0.5 आ जाएगा। फिर आप 7 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपने जब 7 से इसको, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका 1.5 आएगा, ठीक है। 7 से आप घटा रहे हैं तो यहाँ पर एक हासिल भी लेना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 1.5। फिर 8 से घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा, और इसके बाद 9 से घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा, और 10 से घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये पॉइंट आप समझ गए, क्योंकि x माइनस एक्स बार चाहिए आपको। और अब आपको निकालना रहेगा समेशन x माइनस एक्स बार। अब जितने भी मान हैं आपको इन सभी को ऐड करना है, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 और 5 50, ठीक है। तो यहाँ पर 50 का कितना हो जाएगा, 0, हासिल कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 4 9 3 12 2 14 1 15 1 16 2 18 18 और 4 22 3 25, तो ये कुल मिला के आ गया 25.0, यानी कि आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन होता है आपका समेशन x माइनस एक्स बार, और बट्टे में आप n लिख सकते हैं या सीधे सीधे x बार लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा n, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना, n। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हम लोगों ने निकाला है 25, और बट्टे में n का मान कितना है 10। 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, यानी कि पहला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा 2.5। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने समांतर माध्य निकाला है, समांतर माध्य के बाद जो है यहाँ पर विचलन निकाले गए हैं, और फिर विचलनों का जब योग किया गया है तो समेशन x माइनस एक्स बार का मान 25 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि बाउले का जो विषमता गुणांक है वो सांख्यिकी के किस माप पर आधारित है। तो विषमता गुणांक की अगर बात की जाए बाउले की, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है Q3 प्लस Q1 माइनस यहाँ पर होता है 2m बटे में होता है Q3 माइनस Q1। Q क्या है यहाँ पर, चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थक होते हैं। तो कुल मिला के विषमता गुणांक किस पर निर्भर है, Q1 Q2, यानी कि Q1 और Q3 पर निर्भर है। तो इसका मतलब चतुर्थांश पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, क्वार्टाइल्स पर निर्भर है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि कुर्टोसिस के माप में यदि β2 इज लेस देन 3, तो आवृत्ति वक्र को क्या कहा जाएगा। आप सभी को पता है कि जब भी β2 का मान 3 से कम होता है तो उसे बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोला जाता है, उसे यहाँ पर जो है प्लेटिकर्टिक बोला जाता है। जब 3 से ज्यादा होता है तो लेप्टोकर्टिक होता है, 3 के बराबर होता है तो मेसोकर्टिक होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, यदि दो डेटा सेट ए और बी का माध्य समान है, ए और बी हैं जिनके माध्य जो है वो समान है, लेकिन ए का मानक विचलन जो है वो बी से अधिक है, यानी कि ये बताया गया है कि जो सिग्मा ए है इसकी वैल्यू सिग्मा बी से अधिक है, यानी कि ए का मानक विचलन जो है वो बी के मानक विचलन से अधिक है। तो कह रहा है कि कौन सा सेट जो है वो अधिक सुसंगत यानी कि कंसिस्टेंट होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का, आप लोगों ने पढ़ा है कि सिग्मा बटे
एक्स बार होता है, ठीक है, सिग्मा बटे एक्स बार होता है। तो आप सभी को पता है कोवेरिएंस किस पर निर्भर है, मानक विचलन पर निर्भर है। जब आप इसका मान बढ़ाएंगे तो कोवेरिएंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या बताया गया कि जो सिग्मा ए है इसका मान सिग्मा बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर जो सिग्मा ए है अगर इसका मान लेंगे तो कोवेरिएंस जो है कम आएगा, और यहां पर जो है इसका मान कम है तो कोवेरिएंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर सिग्मा ए का मान आप ज्यादा लेंगे तो कोवेरिएंस ज्यादा आ जाएगा, और जब सिग्मा बी का मान आप कम लेंगे तो कोवेरिएंस का मान कम आएगा। तो जब भी यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए एक मिनट के लिए, कि यहाँ पर जो मैंने ये चिन्ह लगाया है इसको आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये यानी कि जब सिग्मा ज्यादा होगा तो कोवेरिएंस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है सिग्मा ए आपका ज्यादा है तो इसका कोवेरिएंस जो है यानी कि सीवी जो है वो ए का ज्यादा होगा, किससे, यहाँ पर जो है बी के कोवेरिएंस से। और आप सभी को पता है कि जिसका कोवेरिएंस कम होता है वो अधिक स्थिर और सुसंगत होता है। तो इसका मतलब जो डेटा सेट आपका बी है ये सबसे ज्यादा सुसंगत होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोवेरिएंस जो है वो आपका कम हो जाएगा, तो कोवेरिएंस कम होगा इसलिए डेटा सेट यहाँ पर बी जो है वो अधिक सुसंगत और स्थिर होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इसके बारे में। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि चतुर्थांश विचलन गुणांक। अगर चतुर्थांश विचलन की बात होती तो इसका फॉर्मूला आपका ये बनता Q3 माइनस Q1 बटे 2, लेकिन विचलन गुणांक की बात हुई है तो यहाँ पर जो है आपको कोफिशिएंट ऑफ किसका ज्ञात करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का। तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटे में होता है Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक पूर्णतः सममित बंटन के लिए कौन सा केंद्रीय आघूर्ण जो है हमेशा शून्य होता है। तो जब भी सममित बंटन की बात होगी तो सममित बंटन की कंडीशन में जो विषमता होती है, सममित की कंडीशन में विषमता क्या होती है, जीरो होती है, और इसका जो वक्र बनता है वो घंटीनुमा बनता है। क्या बनता है, घंटीनुमा, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की यहाँ पर जो है, यहाँ पर निगेटिव, इन दोनों से दूरी जो होती है वो समान होती है, तो विषमता जीरो होती है, वक्र घंटीनुमा बनता है। और केंद्रीय आघूर्ण हमेशा जो है यहाँ पर जितने भी सभी विषम केंद्रीय आघूर्ण जितने भी होंगे आपके μ1 μ3 μ5, इन सभी का मान जो है यहाँ पर शून्य होता है, ये याद रखिएगा। μ1 का मान शून्य होगा, μ3 का मान भी शून्य होगा और μ5 का मान भी शून्य होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि विचरण गुणांक जो सीवी है इसका उपयोग सांख्यिकी में मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो विचरण गुणांक होता है इसका मुख्य उपयोग हम लोग तुलना, एकरूपता और इसके अलावा समरूपता के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं के सापेक्ष प्रकीर्णन या परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए, अभी मैंने बताया कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तुलना करने के लिए, एकरूपता दिखाने के लिए, समरूपता दिखाने के लिए, जो है यहाँ पर जो है हम लोग स्थिरता दिखाने के लिए सीवी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो किन दो सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य होता है। तो फिशर का जो सूचकांक होता है वो लेशपियर और पाश्चे का जो है वो ज्यामितीय माध्य होता है, तो लेशपियर और पाश्चे का, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि लेशपियर सूचकांक आपको दिया गया है, फिशर का आदर्श सूचकांक दिया गया है, तो पाश्चे का सूचकांक जो है आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया कि जो फिशर का आदर्श सूचकांक होता है वो लेशपियर और पाश्चे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है। तो कुल मिला के अगर अंडर रूट हटा दें तो इस तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा L इंटू पी। अब आप देखिए यहाँ पर लेशपियर का सूचकांक दिया गया है 121, आदर्श यहाँ पर फिशर का दिया गया है 110 का स्क्वायर हो जाएगा, और पाश्चे का आपको ज्ञात करना है। तो इसका अगर आप वर्ग कर दें तो 11 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 121, जीरो दिया गया तो दो बार जीरो, 121 जो इधर इसके बट्टे में आ जाएगा बराबर पी। तो P बराबर, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार चला जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 121 से 121 एक बार में जाएगा और दो जीरो लग जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सूचकांकों के निर्माण में समय उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जो है वो संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, इस बार पूछा गया। तो याद रखिएगा जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है
इसको आपका जो है फिशर सूचकांक करता है, ये पहले कई बार बताया गया है। इसके अलावा मार्शल एडवर्ड सूचकांक जो है आपका, मार्शल एडवर्ड सूचकांक भी जो है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। साथ ही साथ केली का जो सूचकांक है ये भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। केवल और केवल लेशपेयर का सूचकांक ऐसा है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता है। ये याद रखिएगा, लेशपेयर का सूचकांक जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता है। अगला कह रहा है कि मार्शल एडवर्ड मूल्य सूचकांक किन मात्राओं को भार के रूप में ग्रहण करता है। तो मार्शल एडवर्ड का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ P01, किसकी बात हो रही है, मार्शल एडवर्ड की, तो ये होता है समेशन P1 और यहाँ पर आपका होता है Q0 प्लस Q1 और बटे में होता है समेशन P0 Q0 प्लस Q1, ये फॉर्मूला होता है और गुणे में होता है आपका 100। कुल मिला के ये आधार वर्ष और यहाँ पर करंट वर्ष, इन दोनों की मात्राओं का योग यूज करता है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि आधार और चालू वर्ष की मात्राओं का अंक गणितीय माध्य यानी कि Q1 प्लस Q2/2 यूज करता है। बटे में 2 रखेंगे तो दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेगा, Q1 प्लस Q2/2 यहाँ पर जो है वो यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का निर्माण जो है वो गणितीय रूप से किस मूल्य सूचकांक के सूत्र के समान होता है। तो याद रखिएगा, जब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात होगी तो ये आपका लेशपियर के सूत्र के समान होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है आपका किसके बराबर होता है, तो ये आपका जो है लेशपियर के सूचकांक के बराबर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, लेशपियर का जो सूत्र होता है और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दोनों का मान जो है वो सेम होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एक निरंतर समय श्रृंखला प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग आधार वर्षों वाले सूचकांकों को जोड़ने की जो सांख्यिकी प्रक्रिया है क्या कहलाती है। याद रखिएगा, जब भी अलग अलग आधार वर्ष वाले सूचकांकों को जोड़ा जाता है तो इसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, या फिर कहीं कहीं पर आपको हिंदी में मिल जाएगा शिरोबद्ध। ये याद रखिएगा, इसे जो है स्प्लाइसिंग बोलते हैं या फिर इसे सिरोबद्ध बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का सही सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है P01 इंटू Q01 और बराबर में होता है V01। V0 जो है आपका ये मूल्य सूचकांक होता है और इसका मान होता है समेशन P1 Q1 बट्टे समेशन P0 Q0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको विकल्प नंबर बी दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। V01 की जगह पर सीधे ये वाला मान आपको दे दिया गया है। अगला कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI में हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक यानी इसमें जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन नापने के लिए जो है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट या फिर ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का प्रयोग करते हैं। वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला कह रहा है कि दो चरों x और y के बीच सह संबंध गुणांक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर एक यहाँ पर संख्या x जो है वो पॉजिटिव है और दूसरी संख्या निगेटिव है तो जो सह संबंध गुणांक आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। कैसा आता है, निगेटिव आता है। अगर इन दोनों के चिन्ह समान है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो ये निगेटिव आएगा। तो -r का मान कितना दिया गया आपको, -0.8। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +0.8। तो विकल्प नंबर सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि दो प्रतीप गमन रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। याद रखिएगा, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तब जब यहाँ पर कोण जो होता है आपका +1 या -1 होता है। ये याद रखिएगा, जब r की वैल्यू जो है +1 या फिर -1 होती है तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के संपाती होती हैं। और इसके लिए कोण का जो सूत्र होता है वो होता है tan थीटा बराबर 1 - r² बटे में होता है r का परिमाण और इसके अलावा सिग्मा x सिग्मा y बटे में होता है सिग्मा x² प्लस सिग्मा y²। इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि स्पीयरमैन के रैंक सह संबंध में
यदि दोनों चरों के लिए रैंकों का जो अंतर है इसके वर्गों का योग यानी कि समेशन डी स्क्वायर जो है आपका 0 दे दिया गया है। समेशन डी स्क्वायर क्या है, 0 है। तो रैंक सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, आप सभी को पता है आर बराबर होता है 1 + 6 समेशन डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो फिर आर बराबर आएगा 1 प्लस, देखिए डी स्क्वायर का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी कि मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि x का y पर प्रतीपगमन गुणांक ये दिया गया है और y का x पर प्रतीपगमन गुणांक ये दिया गया है, तो यहाँ पर सह संबंध r का मान आपसे पूछ रहा है। आप सभी को पता है कि r बराबर होता है √b xy और इनटू में होता है b yx। इसके मान रख दीजिए। देखिए एक का मान यहाँ पर अगर xy की बात की जाए तो इसका मान है 0.8 और yx की बात की जाए तो इसका मान है 0.45। गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 8 × 4 = 32। 32 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 36। 2 और 1 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि प्रतीपगमन गुणांक जो है ये सांख्यिकी रूप से किस परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। आप सभी को मैंने बताया कि प्रतिगमन गुणांक जो होता है ये मूल बिंदु में परिवर्तन से जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कि प्रतिगमन गुणांक में कोई भी संख्या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, इससे कोई परिवर्तन जो है यहाँ पर नहीं होगा। अगला कह रहा है कि जो निर्धारण गुणांक होता है, निर्धारण गुणांक जिसे आर स्क्वायर से लिखते हैं, और अनिर्धारण गुणांक जो होता है आपका 1 - r² होता है, तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर बात हुई है निर्धारण गुणांक की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। तो प्रतिगमन विश्लेषण में मुख्य रूप से किसको दर्शाता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कुल प्रसरण से व्याख्यायित प्रसरण का अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है, जो कुल प्रसरण होता है उसमें से जो व्याख्यायित प्रसरण होता है उसका ये अनुपात दर्शाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि x और y पूर्णतः स्वतंत्र हों तो यहाँ पर x का y पर प्रतीपगमन गुणांक, आप सभी को पता होना चाहिए जब भी दो चर स्वतंत्र होते हैं तो प्रतीपगमन गुणांक हमेशा 0 होता है। क्या होता है, प्रतीपगमन गुणांक का मान हमेशा 0 होता है जब ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी दिए गए संबंध r की संभाव्य त्रुटि ज्ञात करने का सांख्यिकी सूत्र क्या होता है। अगर आपको प्रोबेबल एरर ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.6745 और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 - r²/√n। ये फॉर्मूला होता है। तो कुल मिला के इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि समुच्चय ए में 3 अवयव, यहाँ पर जो है समुच्चय ए जो दिया गया है इसमें 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 4 अवयव हैं। कुल मिला के नंबर ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं, 4 अवयव हैं। तो कह रहा है ए से बी में कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए से बी में तो किस में बनाने हैं, बी में। तो जिसमें भी बनाने हैं यानी कि नंबर ऑफ बी अगर बनाना है बी में तो इसकी पावर हो जाएगा नंबर ऑफ ए। कुल मिला के बी कितने हैं, 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो कुल मिला के 4 × 4 × 4, तो 4 चौक 16 चौको 64। कुल मिला के यहाँ पर जो है 64 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जिसमें भी बनाना है नंबर ऑफ बी, पावर में जितने यहाँ पर जिससे बना रहे हैं, आप ए से बना रहे हैं तो ए वाला यहाँ पर आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि समुच्चय सिद्धांत में यदि आपका ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो निश्चित रूप से सत्य होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपका ए का मान बी के बराबर होगा, कब, जब ए का मान बी के बराबर होता है तब ये कंडीशन लागू होती है, यानी कि ए यूनियन बी जो होता है फिर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि log base 10
2 का मान दिया गया है। लघुगणक गुणों का उपयोग करते हुए आपको इसका मान बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है log बेस 10 5। तो 5 की वैल्यू तो दी नहीं गई, यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 बना लीजिए इसको। देखिए इसको आप लिखिए log बेस 10 और इस 10 को आप लिख, सॉरी 5 को आप लिख सकते हैं 10/2। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पर log m/n वाला फॉर्मूला लगेगा और log m/n क्या कहता है, log m यानी कि 10 माइनस log n यानी कि 2। ये तो आप सभी को पता है log m/n वाला फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो अब आप सभी को पता है कि log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ये निश्चित है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और log 2 का मान आपको दिया गया है यानी कि 0.3010, ये आपको दिया गया है। इसको आप जब घटाएंगे तो लगभग 0.6990 आ जाएगा। जो पहला विकल्प दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि सीधी रेखा के समीकरण द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड क्रमशः क्या होंगे। देखिए अंतःखंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/a प्लस y/b और बराबर में होता है यहाँ पर c, या फिर आप इसको 1 बना सकते हैं। कितना होता है 1। तो इस रूप में आप इस समीकरण को बनाइए। देखिए ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 4y बराबर, अगर आप ये 12 इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा। अब इसको इस रूप में बनाने के लिए बराबर में कितना बनाना है 1, और बराबर में 1 बनाने के लिए इस पूरे को -12 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, -12 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा x/-4। इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 तिहाई 12 और बराबर में आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर अंतःखंड कितना हो जाएगा आपका 4 -4 और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हो जाएगा 3। तो -4 और 3 ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि वृत्त यानी कि सर्किल के समीकरण में जो है ये आपको वृत्त का समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो अब मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जो है वृत्त का मानक समीकरण है। तो सबसे पहले इस मानक समीकरण से ऊपर दिए गए समीकरण की तुलना करिए। देखिए x² वाई स्क्वायर, जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो 2z बराबर कितना है 6, तो 2z बराबर है -6। कुल मिला के यहाँ पर z बराबर कितना आएगा 2 तिहाई 6, यानी कि z का मान आ जाएगा -3। इसी तरह से जब तुलना करेंगे y वाले पद की तो देखिए 2f बराबर है 8, तो 2 से इसको काट देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। c यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया तो c आपका 0 हो जाएगा। और त्रिज्या का सूत्र होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए g² यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, f का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा और माइनस c का मान आपका 0 है। तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में यदि ब्याज दर r% प्रतिवर्ष है और t वर्षों में जो है मूलधन p के लिए मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है a बराबर p 1 प्लस r/100 की पावर t होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही सूत्र होगा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी में दिया गया p ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस r/100 की पावर t, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करते हुए, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है एक प्रकार से, ठीक है। बाइनरी में जो है आपका 2 की घात 10 जो है आपका 1 KB के बराबर होता है और 1 KB जो है आपका 1024 KB के बराबर होगा। 1 किलो जो है आपका किसके बराबर होगा 1024 के। तो कुल मिला के विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ये आपको एक वर्ड दिया गया, कह रहा है कि अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो क्रमचय के लिए आप सभी को पता है, मैंने बताया है कि टोटल पहले आप गिन लीजिए कि कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 11। अब बट्टे में आपको वो संख्या लिखनी है जो रिपीट हुई है और कितनी बार हुई है। जैसे कि आई देखिए 1 2 3 4 बार आई रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। यस कितनी बार रिपीट हुआ है, यस भी आपका 4 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर p भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है, तो गुणे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2। वैसे तो विकल्प में इतना ही दिया गया है, अगर ये ना दिया गया होता तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो डायरेक्ट यही सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि संचय के गुणों के अनुसार यहाँ पर आपको दिया गया है NC8 बराबर जो होता है वो NC6 है, तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो फॉर्मूला होता है जब भी यहाँ पर n बराबर है तो इसका मान जो है हमेशा इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि 8 + 6 हो जाएगा। और 8 और 6 अगर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 यहाँ पर जो है जोड़ने पर आ जाएगा 14, इतना हो गया। अब आपको मान निकालना है NC2, n का मान आपने निकाल लिया है यानी कि 14, तो 14C2। अब इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 14 बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और इंटू में आ जाएगा 14 से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 14 13 फैक्टोरियल 12 बचेगा, फैक्टोरियल 12 से ये वाला 12 कैंसिल हो जाएगा, बटे में बचेगा 2, इसको आप 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। 2 से अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये आपका 7 बार चला जाएगा, और 13 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल और इसके अलावा जो है यहाँ पर 5 काली गेंदें हैं, 4 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट 2 गेंदें यहाँ पर यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। तो दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, यानी कि जो पहली गेंद आप निकालेंगे और जो दूसरी गेंद निकालेंगे, इन दोनों के लाल होने की प्रायिकता आपको यहाँ पर जो है वो बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल गेंद कितनी है, टोटल बॉल जो होंगी वो कितनी है, 4 और 5 मिला के 9, टोटल आपके पास 9 है। रेड बॉल कितनी है, 4 है। तो सबसे पहले देखिए आपको 4 यानी कि टोटल गेंदें 9, 9 में से 4, तो 4 यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि 4 में से आपको एक बॉल निकालनी है और 9 में से एक बॉल निकालनी है। और इसके अलावा जब आपने एक बॉल निकाल लिया तो विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए जब एक आपने निकाल लिया 4 में से, तो अब कितनी लाल गेंदें बचेंगी, 3, क्योंकि 2 निकालनी है, पहली आपने निकाला तो ये आएगा। जब दूसरी आप निकालेंगे तो अब आपको 3 में से एक चुनना है और टोटल कितना बचेगा आपका 8। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 4 दूनी 8। तो ये अब आपका यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 3 त्रिक 9, तो 1/6, 1/6 विकल्प नंबर बी में आपको दिया गया है, ये यहाँ पर जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि प्रायिकता ऑफ ए का मान 0.6, बी का मान इतना है, ए यूनियन बी इतना है, तो इसका मान बताइए। फॉर्मूला होता है प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी और माइनस में होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबके मान रख दीजिए, इसका मान है 0.8, प्रायिकता ऑफ ए का मान है 0.6, बी का मान कितना है 0.5 और माइनस इसका मान आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसको जोड़ दीजिए 6 5 11 यानी कि 1.1, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.8, और 1.1 से 0.8 घटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी में जो बेश का प्रमेय है मुख्य रूप से किसकी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बायस थ्योरम है ये व्युत्क्रम या पश्च प्रायिकता के लिए, यानी कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में ठीक 53 रविवार होने की प्रायिकता, आप सभी को मैंने बताया कि जब भी लीप ईयर की बात हो, किसकी बात हो, लीप ईयर की, तो लीप ईयर में हमेशा 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो 2/7 आएगा। और जब भी यहाँ पर नॉन लीप ईयर की बात हो, यानी कि सामान्य ईयर की बात हो, तो वहां पर हमेशा 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो प्रायिकता 1/7 आएगी।
कोई भी दिन दिया गया हो, आपका रविवार पूछा जाए, सोमवार पूछा जाए, मंगलवार पूछा जाए, बस आपको ये देखना है कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो 2/7 आएगी प्रायिकता, और फिर सामान्य ईयर है तो 1/7 आएगा। तो यहाँ पर सामान्य ईयर दिया गया तो प्रायिकता 1/7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह के मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि 2 मानक पांचों यानी कि डाइस को एक साथ फेंकने पर, आप सभी को पता है जब भी आप 2 पांचे एक साथ फेंकेंगे तो पहले पांचे पर 6 नंबर होते हैं, दूसरे पर 6 होते हैं, तो टोटल यहाँ पर प्रतिदश कितने बन जाएंगे, 36। और उन पर आने वाले अंकों का योग जो है वो 9 होने की प्रायिकता। तो अगर मैं यहाँ पर अंकों के आने की प्रायिकता 9, जैसे कि आपने पहला पाशा फेंका और उस पर आ गया 3 और दूसरे पर आ गया 6, तब ये आपका 9 हो जाएगा। या फिर हो सकता है पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, या फिर एक कंडीशन और होती है कि पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, या फिर पहले वाले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए। तो कितनी अनुकूल घटनाएं हैं यहाँ पर जहां पर 9 आ सकता है, टोटल 4। तो कुल मिला के जब प्रायिकता आप ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई यानी कि अनुकूल परिस्थितियां और नंबर ऑफ एस यानी कि कुल परिस्थितियां, तो ये कितनी है 4, कुल कितनी है 36। तो कुल मिला के 4 एकम 4, 4 9 36, तो 1/9 ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में मूल्यवर्धन विधि का उपयोग जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए जो है वो किया जाता है। मुख्य रूप से जो है यहाँ पर किन क्षेत्रों के लिए कह रहा है किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है किन क्षेत्रों के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग कृषि और विनिर्माण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कृषि और विनिर्माण के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखना है। शायद एक क्वेश्चन आपका छूट गया है इसमें बीच में, नहीं यहाँ पर ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक पेज इसमें कम है, शायद एक पेज यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका स्किप हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला कह रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इधर दिया गया है। क्रमचय के सिद्धांत के अनुसार एक वृत्ताकार मेज पर 6 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। मैंने जब भी बताया था आपको कि जब भी यहाँ पर वृत्ताकार मेज की बात होगी तो यहाँ पर जो है n-1 फैक्टोरियल का यूज किया जाता है। तो कितने व्यक्ति हैं, 6, तो 6 - 1 फैक्टोरियल ज्ञात कर लीजिए, कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोर मुद्रास्फीति की गणना करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई बास्केट में किन अस्थिर घटकों को हटा दिया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन की गणना की जाएगी तो उस समय जो सीपीआई बास्केट से जो है आपके खाद्य पदार्थ और ऊर्जा ईंधन को जो है हटा दिया जाता है। खाद्य पदार्थ को, इसके अलावा ऊर्जा और ईंधन को जो है वो हटा दिया जाता है। अगला कह रहा है कि भारत में अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण किस आधिकारिक सांख्यिकी संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। किसकी बात हुई है यहाँ पर बात हुई है अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण की। तो ये आपका जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र में तरलता जांच वह चरम स्थिति है। तो तरलता जांच क्या होता है, तरलता जांच में जो है ब्याज दरें बहुत कम हो जाती हैं और लोग यहाँ पर नगद रखना जो है वो पसंद करने लगते हैं। तो अर्थशास्त्र में तरलता जांच जो होती है इसमें ब्याज दरें जो है बहुत कम होती हैं और लोग यहाँ पर जो है वो नगद रखना जो है वो पसंद करते हैं। अगला कह रहा है कि भारत की नई जीडीपी श्रृंखला बेस ईयर जो है आपका 2011-12 या प्रस्तावित जो आपका 2022-23 है के तहत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को मुख्य रूप से किस मूल्य पर मापा और रिपोर्ट किया जाता है। जीडीपी को जो है याद रखिएगा किस मूल्य पर जो है यहाँ पर मापा जाता है। तो जीडीपी को हमेशा जो है स्थिर बाजार कीमतों पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको आपका जो है यहाँ पर स्थिर बाजार कीमतों पर जो है वो मापा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में
रोजगार और बेरोजगारी मापने के लिए सामान्यतः जो प्रमुख स्थिति है इसका संदर्भ काल क्या होता है? इसका जो संदर्भ काल होता है वो 365 दिन होता है। कितना होता है? सामान्य प्रमुख स्थिति जो है वो 365 दिन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी मापांकों में विशिष्ट मृत्यु दर की गणना करते समय किससे रखा जाता है? तो जब भी आप विशिष्ट मृत्यु दर ज्ञात करते हैं तो उस समय जो है विशिष्ट समूह यानी कि आयु लिंग की कुल मध्य वर्ष जनसंख्या यहाँ पर ली जाती है। कौन सी जनसंख्या ली जाती है? यहाँ पर जो है उस विशिष्ट समूह यानी कि आयु या लिंग की जो है कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या जो है यहाँ पर वो ली जाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि जो मुद्रा आपूर्ति है इसकी मापों में जो रिजर्व मुद्रा है M0 को अर्थशास्त्र में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो M0 को जो है उच्च शक्ति मुद्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उच्च शक्ति मुद्रा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये याद रखिएगा, इसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, रिजर्व मुद्रा को। अगला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के क्षेत्रीय वर्गीकरण में विनिर्माण के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा भारांक किस क्षेत्र का है? आप सभी को पता है कि IIP में जो सबसे ज्यादा भारांक होता है वो किसका होता है? विनिर्माण का होता है। और इसके बाद किसका होता है? तो इसके बाद होता है माइनिंग यानी कि खनन का होता है। तो सबसे बड़ा जो भाग होता है वो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का होता है और दूसरा सबसे बड़ा भारांक जो होता है वो खनन यानी कि माइनिंग का होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों में पूंजी निर्माण का सांख्यिकी और आर्थिक अर्थ क्या होता है? पूंजी निर्माण का सांख्यिकी और आर्थिक अर्थ की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के भौतिक पूंजी स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, किसकी बात हो रही है? पूंजी निर्माण का जो है सांख्यिकी और आर्थिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के भौतिक पूंजी स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि होती है उसी के द्वारा यहाँ पर इसको ज्ञात किया जाता है। अगला है भारत में जो श्रम बल है इसकी आधिकारिक सांख्यिकी परिभाषा में साधारणतः किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है 15 वर्ष और उससे अधिक व्यक्तियों को जो है शामिल किया जाता है। किससे? 15 वर्ष और उससे अधिक। वैसे तो 15 से 60 लिखा जाता है, कहीं कहीं पर 15 से 64 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि जनसांख्यिकी में शुद्ध प्रजनन दर यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट की बात हो रही है और सकल प्रजनन दर यानी कि GRR के बीच गणितीय और तार्किक संबंध क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा जो NRR होता है ये आपका लेस देन या फिर इक्वल टू होता है GRR के, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो शुद्ध प्रजनन दर है इसका मान सकल प्रजनन दर के बराबर या फिर इससे कम होता है, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की संरचना में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अलावा कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो अंशकालिक सदस्यों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये याद रखिएगा अंशकालिक सदस्य 4 होते हैं। नीति आयोग का एक जो है पदेन अध्यक्ष होता है, जो नीति आयोग का CEO होता है वो इसका एक पदेन अध्यक्ष होता है और इसमें एक जो है अंशकालिक अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में असंगठित क्षेत्र सहित सभी उद्यमों की गिनती करने के लिए आर्थिक जनगणना आयोजित करने की नोडल एजेंसी कौन है? तो आर्थिक जनगणना करने की नोडल एजेंसी जो है वो आपकी MOSPI यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। कौन है? सांख्यिकी यानी कि कार्यक्रम एवं कार्यक्रम मंत्रालय हो जाएगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तहत अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग जो DESUP है इसका प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य रूप से किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर जो है इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है आपका वो नियोजन विभाग के अंतर्गत किया जाता है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। तो अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग जो है इसका प्रशासनिक नियंत्रण नियोजन विभाग के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। अगला कह रहा है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद सांख्यिकी विभाग के सचिव होने के साथ साथ जो है वो किस निकाय के पदेन सचिव भी होते हैं? किस निकाय के जो है वो पदेन सचिव होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो है
पदेन सचिव कौन होता है? जो मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं भारत के, वही जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो है पदेन सचिव होते हैं। अगला कह रहा है कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र, यहाँ पर बात हो रही है संगठित विनिर्माण क्षेत्र और व्यापक और विश्वसनीय सांख्यिकी डेटा प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है? तो भारत में जो है उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो किया जाता है संगठित विनिर्माण क्षेत्र पर जो है व्यापक और विश्वसनीय सांख्यिकी डेटा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो मोस्पी है, इसकी स्थापना भारत सरकार के एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो ये 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। डेट याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1999 को की गई थी। अगला कह रहा है कि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS के तहत जो है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए अनिवार्य वैधानिक समय सीमा क्या है? तो अनिवार्य वैधानिक समय सीमा जो है वो 21 दिन है। कितनी है? 21 दिन है, ये याद रखिएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत जो है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की जो वैधानिक सीमा है वो 21 डेज है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज यहाँ पर मैंने टोटल आपको 65 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज का पेपर मैंने पहले ही बता दिया था कि पेपर जो है आपका ये मॉडरेट टू हार्ड आप इसे बोलेंगे, ठीक है, बल्कि आप इसे पूरा हार्ड ही बोलेंगे, मॉडरेट लेवल का भी नहीं रखेंगे। कुछ ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड थे। तो अब आज आपको बताना है कि 65 में आपने कितने नंबर के क्वेश्चन सही किए हैं। आपने 50 प्लस किए हैं या 55 प्लस सही किए हैं या 60 प्लस सही किए हैं, क्योंकि कल वाले पेपर में आप सभी लोगों ने लगभग 55 प्लस या 50 प्लस ही बताए थे। अब आपको इस पेपर के हिसाब से अपना लेवल चेक करना है कि कितनी तैयारी अभी तक आपने की है और अभी आपको किन किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।